उत्तराखंड हिमालय में पार्वती को नंदा और गौरा के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं में गौरा को आराध्य देवी मानते हुए इसकी पूजा सर्वत्र की जाती है। इन्हीं कारणों से इसे शिव की ससुराल और पार्वती का मायका भी कहा जाता है। पर्वतवासी वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सदैव संवेदनशील रहे हैं। प्रकृति पूजा के कारण ही यहाँ की मान्यताओं में वन देवी और वनों को पूजे जाने की परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। इसी कारण उत्तराखंड हिमालय में वनों के साथ मानवीय और संवेदनशील रिश्तों की दृष्टि से इसे अक्षय ऊर्जा का भंडार भी कहा जाता है। चिपको नेत्री गौरा देवी इसी धरती की उपज रही हैं। आज के संदर्भ में मात्र अक्षर ज्ञान तक शिक्षा प्राप्त करने वाली गौरा देवी के नेतृत्व में सीमांत जनपद चमोली की महिलाओं ने पहाड़ और लोक संपदा के संरक्षण संवर्धन में वनों के अवैज्ञानिक और व्यावसायिक दोहन के विरुद्ध वन ठेकेदारों से लोहा लेते हुए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधते हुए प्रकृति रक्षा का संकल्प लिया था, जो मानवीय संवेदनाओं की एक अनूठी मिसाल थी। 1970 के दशक में जिस आंदोलन का सूत्रपात हुआ उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में चिपको आंदोलन के रूप में मान्यता मिली थी। चमोली जनपद के जोशीमठ क्षेत्र के अंतर्गत भगवान नरसिंह की तपोभूमि में ग्राम लाता के एक जनजातीय परिवार में 1925 में गौरा देवी का जन्म हुआ था। इसका बाल्यकाल प्रकृति की सुंदर और नैसर्गिक वादियों में बीता। सन 1936 में इनका विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के युवक मेहरबान सिंह के साथ हुआ था। इस तरह शिक्षा से वंचित गौरा का जीवन पशुचारक और कृषि आधारित व्यवस्था में बीतता गया, किंतु पहाड़ और वनों के प्रति उसकी संवेदनशीलता के कारण उसके भीतर व्यावहारिक ज्ञान की अनुभूति समय बीतने के साथ अधिक प्रखर होती रही। सीमांत की यह बाला अपने लाता गांव की लाडली और पुत्री के रूप में कभी अपनी छोटी बहनों, कभी ध्यान, कभी ताई, कभी दादी और सहेलियों के साथ साथ स्वच्छंद होकर प्रकृति का आनंद लेती रही। जब गौरा महज 18 वर्ष की अवस्था पूरी कर रही थी, तभी उसका एक पुत्र चंद्र सिंह हुआ और इस तरह गौरा माता बन गई। कहा जा सकता है कि इस तरह 1944 में इस पुत्र के जन्म के साथ ही गौरा की गोद और प्रकृति दोनों हरी भरी हो गई थी। इस तरह घोर अंधेरे और अनवरत संघर्षों के बाद जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब गौरा के जीवन में एक बार फिर घुप अंधेरा छा गया। काल के चक्र ने उसके पति मेहरबान को उससे छीन लिया। तब उसका पुत्र मात्र 2.5 वर्ष का था। अब उसकी आस बस पुत्र चंद्र सिंह पर ही टिकी थी। और समय बीतते ही 1969 में जब अलकनंदा नदी में भयंकर बाढ़ आई, तब उस विनाश लीला को देखकर गौरा देवी के भीतर एक पर्यावरणीय चेतना का संचार हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीमांत क्षेत्र में मोटर मार्गों का जाल बिछने लगा था, जिसके कारण भूस्खलन और बाढ़ विनाश की लीलाएं भी बढ़ने लगी थी। इन प्राकृतिक दुर्घटनाओं ने क्षेत्रवासियों के भीतर जल, जंगल और जमीन के प्रति एक नई सोच को जन्म दिया। गौरा देवी के नेतृत्व में महिला मंगल दलों का गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। महिलाओं ने सामूहिक वृक्षारोपण और पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की। वर्ष 1972 का साल आते आते ग्रामीण महिलाओं का यह प्रयोग उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनाया जाने लगा था। और इस तरह आखिरकार 1973 में चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में गोविंद सिंह रावत, हयात सिंह, वाशवानंद नौटियाल और गोपेश्वर के जागरूक छात्रों ने नंदा देवी अभयारण्य के क्षेत्र में वनों की व्यापारिक नीलामी के विरुद्ध रैणी की महिलाओं को संगठित कर पर्यावरण को बचाने के लिए क्षेत्र में वृक्षारोपण और पर्यावरणीय चेतना का विकास सने सने उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। उत्तराखंड में वन विभाग की कार्यप्रणाली में प्रतिवर्ष पेड़ों की छटाई के नाम पर हजारों पेड़ काटे जाते थे। इस तरह
बहुमूल्य लकड़ी बुगान के माध्यम से बहाकर राईवाला तक पहुंचाई जाती थी। वन विभाग देश के धनवानों के हाथों इस बेशकीमती लकड़ी को बेचकर अपना मुनाफा कमाता था। इस शोषण और अन्याय के विरुद्ध गौरा देवी ने अग्रिम मोर्चा संभालते हुए प्रकृति संरक्षण के लिए जनता को जागृत करने का बीड़ा उठाया। सन 1974 का वह वर्ष रैणी के जंगलों में देवदार और बुरांस के 2451 पेड़ों की नीलामी शुरू हुई। ठेकेदारों की कुल्हाड़ी अब वृक्षों पर चलने ही वाली थी कि रैणी के सभी लोग जंगलों की ओर दौड़ पड़े। दूसरी ओर चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 15 मार्च से लेकर 23 मार्च और फिर 24 मार्च को चमोली और रुद्रप्रयाग से लेकर रामपुर फाटा तक वनों की नीलामी के विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। वन विभाग और प्रशासन की मिलीभगत के चलते रैणी के क्षेत्र के पुरुषों को बाढ़ और भूस्खलन से हुई जमीन और खेती के मुआवजे के लिए जब गोपेश्वर बुलाया गया, तब ठेकेदार जंगलों को काटने के लिए रैणी पहुंचने लगे थे। प्रशासन की इस नीति का जब गौरा देवी को संज्ञान हुआ तो उसके नेतृत्व में महिलाओं ने जंगल को घेरते हुए पेड़ों से चिपककर उन्हें राखी बांधकर ठेकेदारों को ललकारा कि अब पहले कुल्हाड़ी उन पर चलेगी, तब ही पेड़ों पर कुल्हाड़ी और तुम्हारी आरा मशीनें चल सकती हैं। गौरा के नेतृत्व में गांव की बाला देवी, महादेवी, मूसी देवी, लीलामती, उमा देवी, हरकी देवी, रुक्का देवी, इंदिरा देवी, तिलाड़ी देवी आदि सहित 21 महिलाओं ने ठेकेदारों के मजदूरों से कहा कि भाइयों, यह जंगल हमारा मायका है। हम सभी लोगों का जीवन इसी जंगल से चलता है। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हमारा सामाजिक आर्थिक जीवन भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही इससे क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन जैसी घटनाओं से हमारे पहाड़ का भी भूगोल बदल जाएगा। महिलाओं की इस करुण वेदना का मजदूरों पर असर हुआ। मजदूर तो गौरा देवी की बातों को समझ गए, किंतु उनका कहना था कि ठेकेदार अगर राजी हो जाएं तो हमारी कुल्हाड़ी हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथों छूट जाएगी। किंतु ठेकेदारों ने महिलाओं की एक नहीं सुनी और उनके कुछ आदमी और वन विभाग के कर्मचारियों ने तो महिलाओं की ओर बंदूकें तक तान दी। किंतु महिलाओं ने निर्भीकता के साथ वनों के कटान का प्रतिरोध किया और गौरा देवी ने वन्य अधिकारियों और ठेकेदारों को यह भी समझाने का प्रयास तब किया था कि उनके पुरुष बाहर गोपेश्वर गए हैं, जो महिलाओं के हक हकूक के लिए वन अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। महिलाओं के इस गुहार का भी जंगल के ठेकेदारों पर कोई असर नहीं हुआ और इस तरह ठेकेदार और उनके गुंडों द्वारा महिलाओं पर बंदूकें तान दी गई। किंतु अब महिलाएं चंडी का रूप धारण कर चुकी थी। गौरा ने स्पष्ट रूप से उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि पहले कुल्हाड़ी उन पे चलेगी, तब बाकी पेड़ों पर। गौरा ने भी रणचंडी का रूप धारण करते हुए ठेकेदारों और मजदूरों की कुल्हाड़ी और बंदूक छोड़कर उन्हें भागने के लिए विवश कर दिया। इस घटना के बाद अगले दिन गांव के पुरुष भी गांव लौट आए। रैणी की घटना देश भर के अखबारों की सुर्खी बन चुकी थी। रैणी की महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर यह निर्धारित किया कि अब छोटी छोटी टोलियां बनाकर हम अपने वनों की रक्षा करेंगे। 27 से 31 मार्च 74 को चमोली जनपद में अब पर्यावरण और हिमालय की सुरक्षा के लिए वनों के व्यापारिक दोहन के विरुद्ध यह एक प्रमुख सामाजिक आंदोलन बन गया था। इस तरह गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं के पुरुषार्थ और श्रम शक्ति की जीत हुई। इस अभूतपूर्व और अहिंसक आंदोलन ने शासन और प्रशासन को सतर्क कर दिया था। सरकार ने भी यह स्वीकार किया कि हिमालय की रक्षा के लिए वन नीति की जरूरत है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने रैणी सहित अलकनंदा में मिलने वाली ऋषिगंगा, पातालगंगा, विरही और मंदाकिनी नदियों के जलागम क्षेत्रों में वनों की सुरक्षा के साथ ही व्यापारिक दोहन को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की सिफारिश भी सरकार से की। आगे चलकर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी के प्रयासों से केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड में 1000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वनों के कटान पर पूर्णतः रोक लगाने के साथ
45 डिग्री से अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया। ग्रामीण महिलाओं की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में इसे देखा गया। पहली बार 1977 में केंद्र में पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना की गई। इससे पहाड़ों में सामाजिक वानिकी और स्थानीय जनता के जंगलों पर प्राकृतिक अधिकारों की स्वीकृति को मान्यता मिली। इस तरह गौरा देवी के नेतृत्व में जन्मे इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिपको आंदोलन के रूप में भी मान्यता मिली। समाज से प्रसूत इस आंदोलन के कारण ही उत्तर प्रदेश सरकार ने वनों की ठेकेदारी और नीलामी प्रक्रिया को समाप्त कर इसके स्थान पर वन निगम की निगरानी में ग्रामीणों के हक हकूक बहाल किए और उन्हें मान्यता प्रदान की। रैणी की इस सफलता के बाद यह आंदोलन बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और हिमाचल के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से फैलने लगा था। गौरा के नेतृत्व में अनेक महिलाओं ने सतत संघर्ष की जो कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चिपको आंदोलन की सफलता से समूचे विश्व का ध्यान पहाड़ों की ओर आकर्षित हुआ। इसी भावना को लेकर इस संवेदनशील क्षेत्र में बड़े बांधों का विरोध, विस्थापन रहित विकास के साथ ही जैव विविधता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा भी गंभीर प्रयास किए जाने लगे। गौरा देवी के अथक जनसंघर्ष की मूल भावना को सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी वाणी देते हुए कहा था, क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, यह है जीवन जीने के आधार। धार एंच पानी ढाल पर डाला, धार एंच पानी ढाल पर डाला, बिजली बनावा खाला खाला। आखिरकार कठिन संघर्ष की राह पर चलते हुए हिमालय की यह पुत्री 4 जुलाई 1991 को ग्राम रैणी से चुपचाप अनंत यात्रा पर निकल गई। उनका कथन और चिंता सुंदरलाल बहुगुणा जी के शब्दों में आज भी वनों में गूंज रही है कि घास, लकड़ी, पानी और मिट्टी के संरक्षण के बिना सरकार की योजनाएं बेकार और लाचार हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि गौरा देवी के नेतृत्व में पहाड़ की महिलाओं ने वनों के संरक्षण और पहाड़ की अस्तित्व रक्षा के लिए जो संघर्ष किया था, उसी के फलस्वरूप आज महिला शक्ति अपने पुरुषार्थ और संघर्षशील जीवन जीते हुए एक सजग प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए हिमालय को बचाने के लिए संघर्षरत दिखाई देती हैं।